Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल थ्योरी की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज आपका ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है उसको जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में। अब अपनी पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी उसको कौन प्रपोज किया था, हेनरी फ्योल, और इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है इसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट या फंक्शनल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर थ्योरी में फ्योल ने क्या बोला, दैट ही बिलीव्ड more emphasis should be laid on organizational management and the human and behavioral factors in the management। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है जिसको हेनरी फ्योल ने यहाँ पर दिया था, उनका ये मानना था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर थ्योरी का जो बेसिक मोटिव था या फोकस था वो था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। किस पे था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा। ठीक है, सबके रोल किस तरीके से असाइन किए जाएंगे, किस बेसिस पे असाइन किए जाएंगे, किस तरीके से हमें अपना रोल को डिवाइड करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करी थी, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट की, इसके बारे में इस पर्टिकुलर थ्योरी में बात की गई है। ठीक, thus unlike the scientific management theory, Taylor where more emphasis was on improving the workers' efficiency and minimizing the task time, here the main focus is on how the management of the organization is structured and how well the individual therein are organized to accomplish the task given to them। अब देखिए यहाँ पर हम दो थ्योरी को डिस्कस करेंगे, एक तो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और दूसरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करें कि दोनों थ्योरी में डिफरेंस क्या था, तो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो बेसिकली आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस पे बेस्ड थी, लेकिन जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो प्रोडक्टिविटी बेस्ड थी, कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, वो कितनी एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म कर सकते हैं कम टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसका जो मेजर फोकस था वो किस पे था, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से हम अपने इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइज करके टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्योल emphasized that management involved the application of certain skills which could be acquired by person on the basis of systematic instruction and training. So once acquired, the skills could be applied to all types of institution including the church, school, political as well as industrial ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो फ्योल है उनका मेजर एम्फोसिस किस पे था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे था, मैनेजमेंट की फंक्शनिंग पे था। और उनका कहना ये था कि अगर हमने किसी के एक पर्सन के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है तो हमें एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी उस पर्सन के अंदर हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और अगर एक बार ये स्किल्स डेवलप हो गई तो हम हर टाइप के इंस्टीट्यूशन में उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका चर्च हो, स्कूल हो, पॉलिटिकल फंक्शंस हो या फिर आपके इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही हो। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि हमें एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी हम एक इंडिविजुअल एक पर्सन के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और जब एक बार स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो वो हर एक इंस्टीट्यूशन में इजीली क्या कर सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, besides a systematic analysis of management process and management function, Fioll formulated a set of 14 principles as guidelines for implementing the process of management। ठीक है, तो फ्योल ने ही आपके दिए हुए हैं 14 principles of management, राइट? तो किसने दिया है, हेनरी फ्योल ने ही दिया है। ठीक है, these principles were stated in flexible terms and expected to be of use of managers under all circumstances। तो इन 14 प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी हम यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर एक प्रिंसिपल को काफी डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स वर मोर एसेंशियल फॉर हायर लेवल मैनेजर्स while technical abilities were required more at the lower level position। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई भी थी जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे कि जो हमारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं या फिर आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ होती है, हमारे हायर लेवल मैनेजर्स को, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, हमें प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज फ्रेम करनी है, तो वहां पर हमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है। वहीं अगर लोअर लेवल पोजीशंस की बात करी जाए तो वहां पे हमें टेक्निकल एबिलिटीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव दैट मैनेजरियल ट्रेनिंग वॉज एसेंशियल फॉर पीपल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही बात करी कि जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो पाए और वो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छे से वर्क परफॉर्म कर पाए। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो ये है हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये सब के सब मैंने यूनिट 1 में बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय F.W. टेलर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कौन दिया था, हेनरी फ्योल, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी F.W. टेलर। दोनों का ही नाम याद रखिएगा और दोनों ने कौन सी थ्योरीज दी हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ये मेंशन भी करना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये चीज याद रखनी, क्योंकि जो मैथ्स द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर जनरली ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में। ठीक है, होता ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को उनको लगता है कि वो F.W. टेलर ने दी है और आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वो हेनरी फ्योल ने दी है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, और मैंने भी इसी तरीके से याद रखा है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको भी याद ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्ड क्या दिख रहा है, टेलर। तो अब यहाँ पर हम वर्ड क्या देख रहे हैं, टेलर, राइट। अब आप में से बहुत से लोग टेलर से क्लॉथ स्टिच करवाते होंगे, टेलर नहीं तो बुटीक से मतलब करवाते होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ टेलर की बात करें तो इसको इस तरीके से याद रखिए कि जो आजकल के टेलर है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टिचिंग करने लग गए हैं। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, लेकिन याद रखने के लिए बेस्ट है, और विश्वास मानिए आपको एग्जाम में इसी तरीके से याद भी रहेगा। और जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे ना, उस टाइम आपको शायद पेपर में हंसी भी आ जाएगी कि मैंने किस तरीके से याद रखी है ये सब चीजें। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो निमोनिक मैंने आपको बताया इससे आपको हमेशा याद रहेगा और कभी भी एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, सो द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय F.W. टेलर एंड अदर्स between 1890 and 1930 sought to determine scientifically the best method for performing any task and for selecting, training and motivating वर्कर्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि कम टाइम के अंदर कितने एफिशिएंटली हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कितना अच्छा एफिशिएंट बना सकते हैं, कम टाइम के अंदर उनसे ज्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बेसिकली इसी चीज पर एम्फसाइज करता है, किस पर, फोकसेस ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, किस पे फोकस करता है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है। ओके, सो फ्रेडरिक विंसलो टेलर मतलब यही F.W. टेलर है। ठीक है, एंड अदर कंट्रीब्यूटर्स नोटेबली फ्रैंक गिलबर्ट, लिलियन गिलबर्ट एंड हेनरी जैंस investigated the effective use of human beings in industrial organizations, particularly at the shop floor level. Taylor, an engineer by training, is regarded as the father of the scientific management. ठीक है, इतना मैंने आपको बता ही दिया था। So scientific management theory focused on improving the efficiency of each individual in the organization, कि किस तरीके से हम अपने individuals, अपने employees की efficiency को improve कर सकते हैं, क्योंकि अगर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतना ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो वर्कर्स हैं वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उनका पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, सो द मेजर एम्फेसिस इज ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन
through the use of intensive technology, and the human beings are just considered as adjuncts to machines in the performance of routine tasks. अब देखिए लास्ट लाइन से आपको एक चीज याद आई होगी जो हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस की है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट? वहां पर वो थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मशीन की तरह है और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो उस मशीन का क्या है, सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, तो वहां पर एम्प्लॉयज को क्या समझा गया, इंडिविजुअल्स क्या समझा गया है, मशीन समझा गया। और यहाँ पर भी सेम ही चीज कंसिडर की गई है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस को मशीन किस में समझा गया था, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में नहीं समझा गया था, क्योंकि वहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, प्रॉपर फंक्शन की बात कर रहे थे, बिहेवियरल एस्पेक्ट की भी बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन की, अपने इंडिविजुअल्स की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक उनका सोशल एस्पेक्ट भी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने ह्यूमन बींग्स को, इंडिविजुअल्स को सिर्फ एक मशीन की तरह ही कंसिडर कर रखा है जो सिर्फ कंपनी के प्रोडक्शन में हेल्प करे, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, so under this system the method of work is scientifically thought out, the workers scientifically selected and trained to perform the task, and the most efficient speed is scientifically determined. ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाने की, कि हमने जो भी इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है वो भी साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और मोस्ट एफिशिएंट तरीका ढूंढना है जिसके थ्रू हम अपने टास्क को फुलफिल कर सके साइंटिफिक मेथड के थ्रू। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू पर्सन द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट कैरेक्टराइजेस दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर which rests on principles or laws derived by process of scientific investigation and analysis instead of on tradition or policies determined by the process of trial and error. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम बात करें, अगर इसको नाम से समझने की कोशिश करें साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम प्रिंसिपल्स, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड थे हमारे काम करने के ऑर्गेनाइजेशन में, उसको यहाँ पर प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड अगर हम आज भी यूज करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो वर्कर्स हैं वो इतनी एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि उन्हें हर बार ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। कई बार हो सकता है हमको रिजल्ट सही मिले, आउटकम सही आए, कई बार हो सकता है कि आउटकम ठीक ना आए, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उनके अकॉर्डिंग ना आए। ठीक है, तो इसीलिए ट्रायल एंड एरर मेथड को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है। जो भी सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस किया जाता है ताकि वर्क प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके और मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है, तो Taylor concept of scientific management essentially consisted of a scientific approach to the management. Its primary objective was to replace methods based on trial and error and rule of thumb. ठीक है, तो इन्होंने जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको रूल आउट करने की कोशिश करी, उनको हटाने की कोशिश करी और साइंटिफिक अप्रोच लाने की कोशिश करी मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, सो द न्यू अप्रोच रेस्टेड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पर अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करता है? तो सबसे पहले है डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइनिंग अ फेयर डे वर्क एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू यहाँ पर हम अपने वर्क स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करते हैं, अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके से बेंचमार्क बना देते हैं। ठीक, डिटरमाइनिंग अ फेयर डे वर्क, जिस हिसाब से जो भी इंडिविजुअल जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको फेयर दिया जाएगा, मतलब उसको पे किया जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी पर्टिकुलर काम को करने का, इसको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ट्रायल एंड एरर की मेथड की बात करें या रूल ऑफ थंब की बात करें जो कि ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे, तो इसमें वेस्टेज ज़्यादा होती थी और प्रॉपर एक स्टैंडर्ड हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते थे। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू या साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सकता है ताकि हम ये देख सकें कि हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ गई है या स्टैंडर्ड से कम है, और जहाँ पर भी करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। कहाँ से हम डेविएट हुए हैं वो डेविएशंस पे भी हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स
best suited to perform the various tasks and provision of their training and development for maximum एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट सिंपली यहाँ पर यही कह रहा है कि जो वर्कर्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिनको हमें रिक्रूट करना है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो उस फील्ड में स्पेशलाइज होने चाहिए, उनको वो टास्क अच्छे से आना चाहिए। साथ ही हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब तक हम क्लियरली वर्क को डिवाइड नहीं करेंगे प्रॉपरली, जो पर्सन जिस पर्टिकुलर काम के लिए असाइन है, तब तक हम एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो वहां पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी क्या करनी पड़ती है, डेलीगेट करनी पड़ती है। ठीक, और लास्ट पॉइंट है हार्मोनियस रिलेशंस एंड क्लोज कोऑपरेशन विद वर्कमैन टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्ड जॉब्स एंड टास्क। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा किसकी बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप की बात करता है बिटवीन मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज पे ज्यादा फोकस करने को बोला गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्क स्टडी के। वर्क स्टडी के अंदर आती है हमारी सबसे पहले टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम कितना काम यहाँ कर पा रहे हैं, इसको मेजर करना। ठीक है, टाइम स्टडी का क्या मतलब, सिंपली कि हमें टाइम को यहाँ स्टडी करना है कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम कितना मैच कर पा रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना वर्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स द केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू डू ईच डिटेल्ड पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। The basic purpose of time study is to determine the proper time for performing the operations. ठीक है, जब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपना टास्क को परफॉर्म करना है, उसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो उस टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहीं अगर हम उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, तो वो पता चला एक पर्टिकुलर टास्क को पूरे दिन ही करते रहेंगे। उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो भी लो होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी भी यहाँ नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं उसको मेजर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोशन स्टडी। तो अगर हम वर्ड्स पे ध्यान दें, मोशन स्टडी, मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब मशीन जा रही हैं या फिर जो हमारे वर्कर्स है वो एक जगह दूसरी जगह टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस दौरान जो भी वेस्टेज होती है, ठीक है, जो टाइम किल होता है या जो वेस्टेज होती है, उसकी यहाँ पर क्या करी जाती है, स्टडी करी जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इल डायरेक्टेड एंड इनएफिशिएंट मोशंस। जो कि हमारे मोशन यूजफुल नहीं है, उसकी वजह से जो वेस्टेज हो रही है उसकी यहाँ पर क्या करी जाती है, स्टडी करी जाती है। ठीक है, सो इट इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर or even a machine in performing an operation for eliminating useless motions. So the purpose of such a study is to find out the best method of job performance which every worker will be expected to follow. Okay? Next आ जाता है हमारा method study। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, different methods होते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क को करने के लिए। कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, कि वो मेथड के थ्रू हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी बढ़ सकती है, हमारी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो सकती है। तो ये क्या करता है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करता है कि जो भी हमारे पास मेथड्स हैं उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है जिसके थ्रू हम अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैटिग स्टडी। जैसा कि ये नाम से भी समझ में आ रहा होगा, जब हम कहते हैं ना कि आज बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट की जरूरत है, तो यहाँ पर भी इसी चीज की बात करी गई है। सो द पर्पस ऑफ सच अ स्टडी इज टू प्रोवाइड फॉर मेजर टू एलिमिनेट और मिनिमाइज फैटिग ऑफ द वर्कर्स एट द जॉब। ठीक है, ऐसा ना हो कि वर्कर्स को यहाँ पर काम असाइन किया गया है और उन कह रहे हैं अभी मेरा मन नहीं हो रहा है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा काम करने मन नहीं हो रहा, होता है ना जनरली। ठीक है, तो इस चीज को मिनिमाइज करना और इस चीज की स्टडी के लिए यहाँ पर बात करी गई थी। सो इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट द वर्किंग आवर्स एंड प्रोवाइड फॉर रेस्ट टू द वर्कर्स एट साइंटिफिकली डिटरमाइंड इंटरवल्स। अब अगर हमें वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें उनको रेस्ट भी देने की जरूरत है उनको, ताकि अपनी एनर्जी को रीस्टोर भी तो करना है ना। अगर आपसे भी कोई कहे कि आप
12 घंटे तक लगातार काम करते रहिए, तो ये शायद आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग्स को एक पर्टिकुलर टाइम में रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात कही गई कि हमारे जो वर्कर्स के बीच में जो फटीग है इसको रिमूव किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए। कैसे रिड्यूस हो सकता है? जब हम वर्कर्स को प्रॉपरली एक टाइम पीरियड के अंदर काम करने देंगे और एक पर्टिकुलर टाइम देंगे उनको रेस्ट करने का, ताकि उनके अंदर जो फटीग है उसको रिमूव किया जा सके। ठीक, so this would provide the workers an opportunity to restore the energy lost in the continuous work। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो वर्क स्टडी के अंदर हमने 4 स्टडीज या 4 मेथड्स की यहाँ पर बात करी। ठीक है, सबसे पहले बात करी हमने टाइम स्टडी की, उसके बाद हमने डिस्कस किया मोशन स्टडी के बारे में, नेक्स्ट हमने बात करा मेथड स्टडी के बारे में, और उसके बाद है हमारा फटीग स्टडी। ठीक है, तो इसके निमोनिक्स अगर याद रखना चाहें तो TMMF। ठीक है, अब MM यहाँ पर आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंशियल पीस प्लान ऑफ वेज पेमेंट, जिसको हम डिफरेंशियल पीस रेट भी कहते हैं। ठीक है, so under this system the workers performing the standard task within the prescribed time are paid a much higher than those who are not able to come up to the standard set। तो देखिए, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बेसिकली ये बोलता है कि जो भी वर्कर्स को यहाँ वर्क असाइन किया गया है, अगर वर्कर्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस स्टैंडर्ड टास्क को अगर अचीव कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं वहां तक, तो उनको ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे इन कंपैरिजन टू दोज वर्कर्स जिन्होंने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमको यहाँ पर आना है, मान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब कोई वर्कर है, अगर उसने इतना प्रोडक्शन कर लिया या इससे ज़्यादा का यहाँ पर प्रोडक्शन कर लिया, तो उसको जो वेजेस पे किए जाएंगे वो हायर रहेंगे इन कंपैरिजन टू दोज वर्कर्स जिन्होंने उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कम यहाँ पर प्रोडक्शन किया है। तो जैसा प्रोडक्शन रहेगा, जिस हिसाब से वर्क एफिशिएंसी रहेगी, जितना वर्क अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे किया जाएगा। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पे नहीं किया जाएगा, तब आपको और वर्कर से कंपैरिजन में यहाँ पर कम वेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है, एक बार और रीड आउट कर देती हूँ। अंडर दिस सिस्टम द वर्कर्स परफॉर्मिंग द standard task within a prescribed time are paid a much higher rate than those who are not able to come up to the standard set। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर वर्कर्स, मशीन स्पीड्स, मटेरियल्स एंड वर्किंग कंडीशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन हमारे ह्यूमन बींग्स का तो होना ज़रूरी है, एक स्टैंडर्ड सेट करना ही है ताकि वो एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म कर सके। उसके साथ साथ जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी यूज़ होने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, ताकि अगर हमें वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए एप्रोप्रिएट टूल्स एंड मशीन्स होनी चाहिए। साथ ही जो वर्किंग कंडीशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स बाय अ सेंट्रलाइज्ड पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये पॉइंट अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि जो सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग होगी वो भी साइंटिफिक तरीके से होगी, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगी। ठीक, लास्ट पॉइंट है टेलर सजेस्टेड द स्कीम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। अंडर द स्कीम द टू फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग आर सेपरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट। 4 foremen will look after the planning work and the other 4 will supervise the work in the shop. So Taylor contemplated 8 functional foremanship। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है और कौन से 8 फंक्शंस की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसमें बोला गया है कि जो हमारा प्रोडक्शन का एरिया है और जो हमारा प्लानिंग का एरिया है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि जो प्लानिंग कर रहा है वही प्रोडक्शन कर रहा है और जो प्रोडक्शन कर रहा है वही प्लानिंग कर रहा है, नहीं। प्लानिंग इंचार्जेस अलग हैं और प्रोडक्शन के इंचार्जेस अलग हैं। जहाँ पर हमारा ऑपरेशन वर्क हो रहा है वो अलग एरिया है, जहाँ पर प्लानिंग हो रही है वो अलग एरिया डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप प्लानिंग इंचार्ज में देखेंगे तो यहाँ पर 4 फंक्शंस दिख जाएंगे, और प्रोडक्शन इंचार्ज में बात करें या फिर इसको ऑपरेशन इंचार्ज भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपके कितने हैं,
4 फंक्शंस दिख जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 8 फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए इंस्ट्रक्शन कार्टलर की, तो ये नाम से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से हमको पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है सिर्फ, लेकिन रूट क्लर्क क्या करता है, हमको स्टेप्स देता है कि किस पर्टिकुलर वे में हमको आगे अपना वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ऑब्वियसली बात है, नाम समझ में आ रहा होगा कि वो टाइम लिमिट के बारे में बात करता है और किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो, इसके बारे में देखता है, ये फंक्शन इसका होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिनेरियन। तो ये फंक्शन बेसिकली बात करता है डिसिप्लिन की, कोड ऑफ कंडक्ट की, कि हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रॉपरली फॉलो करें, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए सारे टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्लानिंग इंचार्ज। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज की, या फिर जहां पर ऑपरेशनल वर्क होना है। तो सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर स्पीड बॉस के बारे में। अब अगर हम इसको इसके नाम से समझने की कोशिश करें, इसके नाम से ही इसको क्रैक करने की कोशिश करें कि इसका क्या फंक्शन होगा, स्पीड हमें किस में चाहिए होगी, अपने टास्क को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो कम टाइम के अंदर कितनी जल्दी टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, यही देखता है हमारा स्पीड बॉस। ठीक है, सो द स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गैंग बॉस। तो गैंग बॉस यहाँ पर बेसिकली ये देखता है कि जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत है हमको अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल होते हैं तो इनका ये काम होता है कि उन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को वो अवेल करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिपेयर बॉस। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे रिपेयर्स मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। और लास्ट है हमारा इंस्पेक्टर। तो इस इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन अ प्लान्ड वे। ठीक है, तो इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है कि जो भी प्रोडक्शन वर्क हो रहा है वो प्रॉपरली परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में मेंशन नहीं किया गया था, एक सिंपल पॉइंट ही दिया गया था फंक्शनल फोरमैनशिप का, जहां पर बताया गया था कि प्रोडक्शन के लिए अलग यूनिट्स रहती हैं और हमारे जो प्लानिंग है उसके लिए अलग रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि ये पॉइंट बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, और कभी फर्दर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो भी आप इजिली लिख सकते हैं, इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इन सारी टेक्निक्स के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी को हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई भी किया था, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। फिर हमने बात करी डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम की, और लास्ट में है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन बेसिकली यहाँ पर कॉपरेशन की बात करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉयर है या फिर मैनेजर सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, तभी हम वर्क को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो रूल ऑफ थंब है वो क्या था, हमारा ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था। रूल ऑफ थंब है ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट उसमें किसकी बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं, एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रेडिशनल मेथड अब काम नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी हमेशा बनी रहनी चाहिए, कॉपरेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉयर उनके बीच में बना रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को प्रैक्टिस नहीं करना हमें यहाँ पे कि आपको सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना नहीं, हमको ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के बारे में सोचना है, जनरल इंटरेस्ट को यहाँ पर कंसिडर करना है, सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये प्रोडक्टिविटी की ही बात करता है, एफिशिएंसी की ही बात करता है। ठीक, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब
अब डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की मेरिट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में। तो एम्प्लॉयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करी जाए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे यूजफुल है, सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक लीडिंग टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो साइंटिफिक टेक्निक्स अगर हम यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन हम प्रॉपरली कर पाएंगे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स लीडिंग टू बेटर वर्कफोर्स। ठीक है, जब रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम जब एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी वर्कफोर्स तैयार होगी वो बेटर होगी। ठीक, नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो इस पे हम बात करते ही आ रहे कि ऑर्गेनाइजेशन की जहां पर भी बात होगी हार्मोनियस रिलेशनशिप, कोऑपरेशन की बात होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। ठीक, अब जब हमने यहाँ पर वर्कर्स को अपॉइंट करा है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी वो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी वर्क स्किल के अकॉर्डिंग ही यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होगा, जब वर्क हमारा इक्वली डिवाइड होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी भी डेलीगेट आगे की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वर्क अ वर्कर कैन डू ईच डे, दिस लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर। ठीक है, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि हर एक वर्कर को, हर एक इंडिविजुअल को एक काम असाइन होना चाहिए और उतना ही टास्क हमें उससे परफॉर्म करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वर्कर के ऊपर हमने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रख दी है, बहुत ज्यादा वर्क परफॉर्म करने के लिए कह दिया है, टास्क परफॉर्म करने के लिए कह दिया, और एक वर्कर है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है, आइडल बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हम जो वर्क है उसको इक्वली डिवाइड कर पाएंगे, एक फेयर चांस रहेगा हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर के पास कि वो अपनी एफिशिएंसी को यहाँ पर इम्प्रूव कर सके, वर्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स एंड वर्क मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, और लास्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। ठीक है, तो यही पॉइंट्स अभी हम पीछे डिस्कस भी करते आ रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे यूजफुल है, इसकी क्या मेरिट है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस फॉर द वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू जो हमारे वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल पाएगी किस तरीके से उनको वर्क को यहाँ परफॉर्म करना है। अगर यहाँ पर हम बात करें सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड की, तो यहाँ जो भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो अपने तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते रहेंगे और रिसोर्सेज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ठीक, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस वर्कर को यहाँ मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इंक्रीज स्किल्स। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारी इस पे काफी ज्यादा एम्फेसिस देता है कि जो वर्कर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो पाए। नेक्स्ट है बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड टूल्स ऑफ वर्क फॉर गुड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। अभी हमने पीछे एक टेक्निक डिस्कस करी थी जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें हम 8 फंक्शंस की टोटल बात कर रहे थे, है ना। अब अगर ये 8 फंक्शंस नहीं असाइन किए जाते, ये 8 फंक्शंस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज की प्लानिंग और उसकी प्रोडक्शन में दिक्कत होती। ठीक है, ना ही हम वर्कर्स पे ज्यादा एम्फेसिस डाल पाते, ना ही वर्किंग कंडीशन को ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाते, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक अलग पर्सन असाइन है और वो सिर्फ वही फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव वेजेस टू द वर्कर्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। तो जो वर्कर्स हमारे स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ऊपर का काम करेंगे, उससे ज्यादा का प्रोडक्शन कर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनको ज्यादा पे करेंगे, और जो वर्कर्स हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उससे कम का प्रोडक्शन करेंगे तो उनको लो वेजेस यहाँ पे किए जाएंगे। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा वेजेस यहाँ दिया जाएगा। ठीक, लास्ट पॉइंट है लेस फैटीग इन वर्क बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमने फैटिग स्टडी की बात ही करी थी, जहां पर बोला गया है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि वर्कर्स की मिनिमम फैटिग हो ताकि वो वर्क एफिशिएंटली कर सकें। वर्क एफिशिएंटली कैसे कर पाएंगे, जब हम उन्हें रेस्ट का टाइम देंगे ताकि वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकें और दोबारा से टास्क परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट यूजफुल है।
सबसे पहले है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज मिनिमल हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट टू द पीपल। ओके, जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब यही है कि हमने कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पे किया, हमारे जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, और जब वर्कर्स एफिशिएंट है इसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम आ रही है, और जब कॉस्ट कम आ रही है तो हम ऑब्वियस सी बात है कोशिश यही करेंगे कि अपने जो लोग हैं उनको हम प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का प्रोवाइड कर पाएं, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी नहीं दे पाएंगे, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी कभी इंक्रीज नहीं कर पाएगी, हो सकता है वो डिटोरिएट ही कर जाए, ठीक। नेक्स्ट है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे लोअर कॉस्ट पे, तो जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो जाएगा। और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यू टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल डेवलपमेंट ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स थे, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी हमारी मैनेजमेंट थ्योरीज हैं या फिर कुछ भी थ्योरी बनती है तो अगर उसके कुछ बेनिफिट होते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस या फिर क्रिटिसिज्म्स होती ही होती हैं, ठीक है। तो अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस की बात करी जाए तो वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर सबसे पहले देखें तो सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूसेस द वर्कर टू अ मशीन, ठीक। साइंटिफिक मैनेजमेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में तो वहां पर भी यही चीज मेंशन की हुई थी कि यहाँ पर वर्कर्स को मशीन की तरह ही समझा जाता है, क्योंकि बात किसकी होनी है, सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की होनी है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकें, हम कितना अपने वर्कर्स को एफिशिएंट कर सकें, कितनी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें ताकि वो ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन कर पाएं। तो वर्कर्स को यहाँ पर भी मशीन की तरह ही समझा जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म अपने में हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू मशीन की बात होती है। और जब मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनकी यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाएगी, जो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही नहीं है, ठीक। So the adoption of labor saving devices or application of machines lead to unemployment, but this argument does not hold good in the long run, ठीक है। तो अगर हम इस आर्गुमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग रन तक नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हमने न्यू मशीन को सेटअप कर लिया है, इक्विपमेंट्स नए ले आए हैं, तो उनको चलाने के लिए भी तो हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। सो दिस इज बिकॉज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स will lead to lesser cost of production and higher productivity, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है हमारी स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्कर्स को क्या समझा गया है, मशीन। तो यहाँ पर वर्कर्स को अगर मशीन समझा गया है तो बस उनसे यही बोला गया कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने टास्क को कंप्लीट करिए, एक टाइम फ्रेम के अंदर जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, है ना। तो बस यहाँ पर फोकस इस पर था कि ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होता रहे तो स्पीड अप करते जाइए। लेकिन एक अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा वर्क कर पाए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा जब वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम, thereby creating a lot of mental and physical strain to them। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे वर्क के लिए तो उसको मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन हो गई, वो एक टाइम पीरियड पे आके इरिटेट हो ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ इनिशिएटिव। सो द इनिशिएटिव ऑफ द वर्कर्स इज एडवर्सली अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ थिंकिंग फ्रॉम डूइंग। The work method and operations are standardized. The worker has to act in accordance with the instruction of the foreman. He cannot take initiative and suggest better method of work, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज की लिबर्टी नहीं दी गई है कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इनिशिएटिव ले सके, वो यहाँ पर सजेशन दे सकें। जो भी हमारा फोरमैन है उसने जो भी इंस्ट्रक्शन दे दिया उसी को यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है।
अब अगर आप इस पॉइंट को कंपेयर करें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी है? आपके हेनरी फ्यूल ने। तो वहां पर किसकी बात हुई थी कि हमें एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव देना चाहिए, यहाँ पर उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो जो थ्योरी है वो किसकी बात करती है? बिहेवियरल एस्पेक्ट की भी बात करती है। लेकिन आपकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है वो किसकी बात करती है? सिर्फ और सिर्फ यही सोचती है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो एक मशीन की तरह ही हैं, उनसे जितना हम काम करवा सकते हैं हमें करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरीज के बीच में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है और कौन सी थ्योरी में क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव, और कैसे कंपेयर किया जा सकता है, ताकि आपको ये याद भी रहे, फ्यूचर में कभी डिफरेंस भी आएगा तो आप बहुत आराम से लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म बाय द एम्प्लॉयर्स। तो अभी तो बात कर ली कि वर्कर्स की तरफ से क्या क्रिटिसिज्म था, अब एम्प्लॉयज की तरफ से क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सपेंसिव। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है, प्रॉपर रूल्स लॉज रेगुलेशंस बात हो रही है, तो इन सबको इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये मेथड ऑब्वियसली बात है हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर टूल्स मशीन्स की बात कर रहे हैं, अपने मटीरियल्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो जब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो हमारी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बात है इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स। तो हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है या साइंटिफिक मेथड है ये बेसिकली स्मॉल कंसर्न्स या स्मॉल बिजनेस के लिए इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, और जो हमारे स्मॉल कंसर्न्स होते हैं वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होते हैं कि वो इतना खर्चा कर सके, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल ऑफ थंब पे चलता था, ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलता था। ठीक है, अब हमने सोचा कि हमें साइंटिफिक टेक्निक्स का यहाँ पर यूज करना चाहिए, तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। राइट, अब हमने वर्किंग कंडीशन को बदला तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा जब हम सब चीजों को रीऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरी चीज ये कि जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो इस चेंज को कितना अडेप्ट कर पाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर वर्कर इजिली न्यू टेक्निक्स को समझ पाए, मशीन्स पे वर्क कर पाए। ठीक है, तो अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हमें धीरे धीरे चेंजेस करने चाहिए। अगर हमने एक साथ चेंजेस कर दिए तो हो सकता है कि वो जो हमारे वर्कर्स हैं वो इस चीज को अडेप्ट ना कर पाए, और जो हमारा ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा था वो भी इसकी वजह से हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर प्रोडक्शन। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यहाँ पर यूज कर रहे हो, जितनी भी फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री की वो यही टेक्निक को यूज कर रही है, तो ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है। राइट, क्योंकि मशीन से यहाँ पे प्रोडक्शन होना है, वही टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन हो जाना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। वैसा तो है नहीं कि वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करो, ऑब्वियसली वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन जब मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होना है तो हम ये कह सकते हैं कि सारी फर्म्स में अगर सेम टाइम पर प्रोडक्शन हो रहा है तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन की कंडीशन हो जाएगी। और जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। ठीक है, और लास्ट है इसमें डिफिकल्टीज इन गेटिंग ट्रेन्ड पर्सनल। राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर मशीन्स इंस्टॉल करनी है, इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, अब इन सबको चलाने के लिए हमारे पास ट्रेन्ड पर्सनल का होना जरूरी है, क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत होगी। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म हो जाती है। ठीक है, तो इन ऑल अगर समराइज करा जाए तो क्लासिकल अप्रोच में जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है वो किस पे फोकस करता है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम पर। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है ये किस पे फोकस करता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी के बारे में। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
बाय बाय, टेक केयर।